आज हम कर रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 की और शेखावाटी मिशन के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एग्जाम नज़दीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र योजना हम देखेंगे और आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। समय होगा पेपर का वो 3.25 घंटा होगा, 56 मार्क्स हैं वो प्यारे विद्यार्थियों आपको लाने। देखो, उद्देश्य के आधार पे आपका पेपर तैयार किया जाता है, आपको ध्यान है ना। उद्देश्य होते हैं 5: ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और विश्लेषण। ज्ञान का मतलब होता है जो तथ्य, फैक्ट और आपने विशेषताएं सीखी है ना, परिभाषा वगैरह, वो होता है। उसका परसेंट होता है वो 29.50 आपको पेपर में आने वाला है। अवबोध यानी जो आपने फैक्ट सीखे, परिभाषाएं देखी, उन सबको समझा कितना है, उसका परसेंट ये है। ज्ञान उपयोग यानी उनका आप उपयोग कितना कर पाते हो, आपने सीख लिया, आपने समझ लिया, आप उनका उपयोग कितना कर पाते हो। फिर कौशल, आपका डायग्राम वगैरह होते हैं, वो है। विश्लेषण, एक प्रश्न को आप किस तरीके से विश्लेषित करके लिख पा रहे हो, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, बड़े प्रश्न, उसके बारे में होते हैं। तो इस प्रकार से अपने उद्देश्य के आधार पे पेपर बनेगा 100% का। अब चलते हैं, प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे। आपके 6 प्रकार के प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों पेपर में। किस प्रकार से? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 18, हर प्रश्न आधे मार्क्स का होगा। 9 नंबर यहाँ से लेने और बहुत छोटे आंसर देने हैं यहाँ, तो आराम से ले लेंगे हम। रिक्त स्थान वाले होंगे 10 और हर प्रश्न आधे मार्क्स का होगा, 5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी बहुत छोटा आंसर देना है, 10 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, 10 नंबर आएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 होंगे और इसमें 1.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं देना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें बड़ा उत्तर देना है और हर ये प्रश्न होगा, एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा और ये 3 प्रश्न आएंगे, यानी 9 नंबर यहाँ से होंगे। निबंधात्मक प्रश्न सिर्फ 2 होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा, 8 नंबर निबंधात्मक प्रश्नों के होंगे। अब चलते हम, हर चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। कितने चैप्टर है? 13 ही चैप्टर हैं और 13 चैप्टरों के अंक भार आप देख पा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। पहला चैप्टर हम देखें, पहला चैप्टर 5 मार्क्स का है, दूसरा 4 का है, तीसरा जो मानव जनन का स्वास्थ्य है, मानव जनन 4 नंबर का है और जनन स्वास्थ्य है वो 2 ही मार्क्स का है। वंशानुगतीय विविधता का सिद्धांत 5 का है, वंशानुगति के आणविक आधार 6 नंबर का है, विकास 3 नंबर का है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग 6 नंबर का है, मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव ये 5 नंबर का है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम 4 नंबर का है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग 4 नंबर का है, जीव समष्टियां 4 नंबर का है, पारितंत्र 5 नंबर का है, जीव विविधता एवं उसका संरक्षण 3 नंबर का है। इस प्रकार से 56 मार्क्स का अपना पेपर होने वाला है। अब हम चलेंगे चैप्टर वाइज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और प्यारे विद्यार्थियों, आपके बहुत से डाउट और फैक्ट क्लियर होने वाले हैं। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, इसका आपको ध्यान है कि पुष्प यानी फूल होता है ना, फूल, पौधों में फूल होता है, उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। कुल अंक भार 5 नंबर का है और 4 प्रश्न बहुविकल्पीय, इसमें से प्रश्न 4 आएंगे, बहुविकल्पीय 2 होंगे, जो कि 1-1 मार्क्स का, 1 अंक का और प्रत्येक आधे अंक का, इस प्रकार से होगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आएगा, कहने का मतलब 3 मार्क्स वाला प्रश्न भी यहाँ से आएगा। तो पहले हम इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से हैं। तो विकासशील जो परागकण होते हैं उनमें पोषण प्रदान करने वाली संरचना है वो क्या कहलाती है? वो टेपीटप कहलाती है, टेपीटम कहलाती है। आंसर अपना सही हो जाएगा। सूत्र गुणिता के आधार पे गुरु बीजाणु होते हैं कौन से? अगुणित। इनमें से कौन सा पुष्प वायु प्रागरित होता है? वायु से प्रागण
जाते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पे। गेहूं भ्रूणपोषी बीज उदाहरण नहीं है, ये बताना है। गेहूं तो है, मक्का भी है, सूरजमुखी भी है, मूंगफली नहीं है। जो बहुभ्रूणता के खोज करता है वो कौन है? यह ल्यूमेन होक। एक प्रारूपी आवर्त बीजी पादप के प्राकरण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है? तो 2 परत होते हैं। गैर एल्ब्यूमिन यानी अभ्रूणपोषी बीजों में सही जोड़ा कौन सा होता है? मटर और मूंगफली का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी आपकी देखी हुई है ना, स्ट्रॉबेरी जिसको हम बोलते हैं, वो है आभासी फल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मर्त सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान 2000 वर्ष प्राचीन पादप का बीज है वो खोजा गया। उस बीज का नाम बताना है, वो कौन सा है? तो वो है फाइनिक्स डेक्टीफोलेरा। सही विकासीय जो कर्म है वो बताना है। तो यह आप आराम से कर सकते हैं। असुमेलित जोड़ा है वो पहचानना है कि लघु बीजाणुधामी किसमें होते हैं? प्राकोष में होते हैं। गुरु बीजाणुधामी बीजांडकाई जो उत्तक होते हैं उसमें होते हैं। तो प्रागकण नर युग्मक इसमें नहीं होते। यही गलत जोड़ा है, कहने का मतलब असुमेलित मतलब गलत जोड़ा है। निम्न में से कौन सा पादप जल प्रागित पादप नहीं है, ये बताना है। तो इसमें द ऑप्शन सही है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आपको अच्छे से देखने हैं और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी अच्छे से याद करने। ये सभी आपके प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो दिए गए। इसमें 3 मार्क्स का प्रश्न भी आएगा और 3 मार्क्स के प्रश्न में जैसे मादा युग्मोद्भिद है के विकास की विभिन्न प्राअवस्थाओं को सचित्र समझाइए। तो आराम से समझा देंगे आप। प्रथम सूत्री विभाजन और प्राकरण हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं कैसे? लघु बीजाणुधानी के पोषक परत के प्रकार और कार्य। इस प्रकार से आपको चित्र सहित इनकी व्याख्या करनी है और आप आराम से इनको कर सकते हैं। इसको अच्छे से याद करना ही है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आपका चैप्टर है वह है मानव जनन। मानव में जनन, मानव में लैंगिक जनन होता है, इतना ध्यान है ना आपको। इस चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे वो कुल अंक 4 का, कुल जो अंक 12 वो 4 है, प्रश्नों की संख्या 6 होगी, यानी छोटे प्रश्न अधिक आएंगे। तो 3 प्रश्न तो आएंगे जो 1.5 मार्क्स के अंक वाले होंगे, यानी हर प्रश्न आधे मार्क्स का होगा। 3 प्रश्न ऐसे आएंगे 1.5 नंबर के, और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे 2, जो कि एक एक नंबर, ये भी प्रत्येक आधा नंबर का होगा, कहने का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न होगा एक, जो कि 1.5 मार्क्स का होगा। बाकी यहाँ से दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक कोई प्रश्न नहीं आने वाला। प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है कहाँ से? कार्पस ल्यूटियम जो है उसके द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडाजन जो अंड जनन है वो क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? तो भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था के दौरान होता है इसका। तो ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इस पीडीएफ का आप कम से कम 5 बार रिवीजन जरूर करें, ताकि आप अच्छे से इनको पूरे पूरे मार्क्स से ला सकें। बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बाकी आपके स्कूल से गई, प्रैक्टिकल में गई, जनन स्वास्थ्य है, ये 2 ही मार्क्स का है, 2 ही नंबर का चैप्टर है। और इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, सब अति लघुतरात्मक और रिक्त स्थान वाले। कोई बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं आने वाला, लेकिन सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1951 में हुई थी। साल याद कर ले, फैक्ट याद करने इसमें, और फैक्ट आधारित प्रश्न नहीं है। और सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिए। जैसे कॉपर टी का कार्य क्या है?
निषेचन को रोकना। ये सब आपको अच्छे से याद करने, हार्ड नहीं है, सरल है। रोग प्रतिरोधक गर्भ निरोधक विधियों के नाम लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कौन कौन सी। एक तो कॉन्डम है, डायफ्राम है, गर्भाशय गिरवा टोपी है, वॉल्ट है, ये सब गर्भ निरोधक विधियां हैं। और ये आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न अच्छे से याद करने हैं। गिफ्ट का नाम लिखना है। ये देखो, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों, ये बताना है कि यौन शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए विद्यालयों में। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है क्योंकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके और वो जागरूक हो सके। कहने का मतलब उनको सही समय पर सही शिक्षा मिल सके, यौन रोग जो होते हैं ना उनसे बचा जा सके। वो जागरूक होंगे तो उन रोगों से बच सकेंगे। वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर है 5 नंबर का। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। और इसमें से अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान वाले और बहुविकल्पीय प्रश्न और लघुतरात्मक यानी 1.5 मार्क्स से ऊपर का प्रश्न नहीं आएगा, यानी ज्यादा बड़ा प्रश्न यहाँ से भी नहीं आने वाला। आनुवंशिकता यानी वंशानुगति और विविधता का जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि कैसे माता पिता के लक्षण हैं वो बच्चों में जाते हैं। वंशानुगति कहते हैं उसको, वंश से गति हो जाती है। क्यों वे थोड़े उनसे अलग हो जाते हैं, तो इसमें ग्रेगर मेडल द्वारा जो आनुवंशिक सिद्धांत दिया है ना वो भी हम देखेंगे कि प्रभाविता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम दिया। तो आनुवंशिकता की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जीन माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं। और फिर वो विविधता भी, यानी एक प्रजाति या मानव जाति के संतानों के बीच जो अंतर पाया जाता है ये मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन हो गया और डीएनए के बदलाव के कारण होता है। डीएनए में बदलाव हो जाता है ना तो हो जाता है, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। और बहुत ही सरल है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। सहलंगनता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉर्गन द्वारा। कौन से जीव में मादा विषम युग्मता पाई जाती है? वो कौन सा है? पक्षियों में। कौन से आनुवंशिक विकारों में एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम X0 हो जाते हैं? तो यह है टर्नर सिंड्रोम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ है, तो ये सब आपको अच्छे से याद करने हैं। तो मेंडल का नियम तो हम 10वीं से सीखते आ रहे हैं कि समयुग्म प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप कौन सा होता है? तो ये है प्रभाविता का। जैसे मेंडल ने बताया था ना, प्रथम पीढ़ी के जो गुण होते हैं प्रभावित होते हैं वो तो प्रभाविता, और जो कुछ अप्रभावी होते हैं तो वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया है? सटन बाबरी ने। एक पौधा जिसका जीन प्रारूप AB OBC है, कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? तो इसमें 2 प्रकार के बन जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका कम से कम आप 5 बार रिवीजन कर डालो प्यारे विद्यार्थियों। मेंडल के नियम भी इसमें अच्छे से सीखने हैं और संकर द्विसंकर, मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये जो चार्ट है इसको हम 10वीं से सीखते आ रहे हैं। मेंडल के नियम को हम 10वीं से सीखते आ रहे हैं। तो ये हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। बस इसका रिवीजन करो आप तो, और अभी रिवीजन बहुत जरूरी है। वंशानुगति का क्रोमोसोम वाद क्या, जीन व क्रोमोसोम के व्यवहार की जो तुलना है वो करनी है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इसमें से बड़ा प्रश्न तो ज्यादा आने वाला ही नहीं है। वंशानुगति के आणविक सिद्धांत क्या है? तो ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स का है? यह है 6 नंबर का। 6 नंबर का चैप्टर आएगा। और यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक होगा जो 3 नंबर का होगा, बाकी सब छोटे प्रश्न होंगे। तो 3 मार्क्स के छोटे प्रश्न होंगे, 3 का एक बड़ा होगा। जैसे प्यूरिटी नाइट्रोजनी क्षार है वो कौन सा है? एडेनिन है। आनुवंशिक कुट जो
मिथोनिन और कुट लेखन करता है, वो क्या है? AUG है। तो इसमें डीएनए और आरएनए है ना, जो मेन फैक्टर, जो वंशानुगति यानी वंश को आगे ट्रांसफर करते हैं, गुण गुण है ना, गुणसूत्र, उनको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं, उनका ही अध्ययन इसमें किया जाता है। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिक के प्रयोग से प्राप्त हुआ था? कौन से वैज्ञानिक थे वो? द ऑप्शन इसमें सही है। डीएनए में ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार कौन से नाइट्रोजनी क्षार के युग्मित होता है? तो साइटोसिन से होता है। वाई गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 231। गुणसूत्र 1 में जीन की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र के अकॉर्डिंग mRNA और RNA ये सब आपको अच्छे से याद करने हैं। द्विकुंडलिनी डीएनए में एडेनिन क्षार किस क्षार से जुड़ता है? तो वह थाइमिन से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। रिक्त स्थान भी दे दिए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हैं रिक्त स्थान। इनको अच्छे से याद करना है प्यारे विद्यार्थियों। आपको पुनरावृत डीएनए किसे कहते हैं? कौन से डीएनए होते हैं पुनरावृत? तो जीनोम का वह भाग जिसमें डीएनए का एक छोटा भाग कई बार पुनरावृत यानी बार बार जिसकी आवृत्ति हो जाए, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का अनुलेखन नहीं करते हैं। सबसे लंबे जीन का नाम लिखना है। तो सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और आपको एक ही जगह सिलेक्ट करके दे दिए ताकि आपको आंसर कहीं और नहीं ढूंढना पड़े। देखो, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं और डीएनए कुंडली में पैकेजिंग समझाइए, नामांकित चित्र भी बनाइए। तो आप आराम से इसका चित्र बनाएं और इसको समझाएं। ये डीएनए की संरचना है। पुनरावृत्ति डीएनए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुनरावृत्ति डीएनए किसे कहते हैं? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेंज के प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है आपको और आनुवंशिक पदार्थ दिखाने कि किस प्रकार से ये इस आपको ये चित्र बनाना है। डीएनए उंगली छाप क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीएनए अंगुली छाप क्या है? इस प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रमुख चरण और इसकी उपयोगिता भी बतानी। इसकी उपयोगिता क्या है? किस प्रकार से इससे हम फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं, डीएनए को पृथक करना। इससे किस प्रकार से फिंगरप्रिंट से हम जानकारी ले लेते हैं ना ये किसकी किसकी फिंगरप्रिंट है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट यही है। विकास विकास सिर्फ 3 ही मार्क्स का है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, लेकिन इसके फैक्ट सब याद रखने हैं। कैसे? मानव के विकास, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, वो सभी हैं। और यहाँ से देखो लघुत्तरात्मक 1.5 मार्क्स का ही प्रश्न आएगा, बाकी छोटे प्रश्न आएंगे। यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला। जैसे पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष के उदाहरण क्या है? तो ये क्या है? अभिसारी विकास का उदाहरण है। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में किसका विसरण और अमीनो अम्ल उत्पन्न किए? तो जो जीवों की उत्पत्ति हुई, मानव जीव की उत्पत्ति हुई, इसका कालक्रम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे होमोपीसियंस है ना, उसका विकास किस महाद्वीप में हुआ? आनुवंशिक अपवाद को परिभाषित कीजिए। जीव का पहला रूप किस प्रकार का था, इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो जो कार्बन विधि है, पृथ्वी कैसे पता चला कि पृथ्वी इतनी साल पुरानी है कि पृथ्वी का जीवन है, पृथ्वी पे जीवन है, उसकी उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। तो इसको किसी से तो ज्ञात करते होंगे ना। तो उन्हीं विधियों का यहाँ पे अध्ययन और किसने किया? जैसे डार्विन फिंची है, वो किसे कहते हैं? तो डार्विन ने अपनी विकास यात्रा के दौरान जो गैलेपिगस नामक एक द्वीप था, वहाँ समूह पे कई प्रकार की छोटी चिड़ियाँ देखी थी, काली भी थी वो। उन्हें डार्विन फिंचे कहा गया। अनुहरण किसे कहते हैं?
और डार्विन के समष्टि के संदर्भ में किए गए प्रयोग बताने, किस प्रयोगों से प्रभावित थे। ने डार्विन के जो प्रयोग थे वो किससे प्रभावित थे, माल्थस से थे। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। समवर्ती और समतुल्य जो अंग होते हैं ना, समजात अंग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमने 10वीं में भी पढ़े थे। समजात अंग और समवर्ती अंग ये कोई नई चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा विस्तार कर दिया। 10वीं की विज्ञान का थोड़ा सा विस्तार किया आपके लिए, क्योंकि आप 12वीं के विद्यार्थी हो ना, इसलिए थोड़ा विस्तार किया है। विज्ञान लगभग वही है। अनुकूली विकिरण क्या है, जीव विज्ञान के चैप्टर थे ना आपके 10वीं में, उन्हीं चैप्टरों का विस्तार किया है। 10वीं में आपके पास फिजिक्स भी थी, फिजिक्स के चैप्टर भी थे एक ही विज्ञान में, केमिस्ट्री के भी थे और जीव विज्ञान के भी थे। तो जीव विज्ञान के चैप्टरों का विस्तार कर दिया, 1-2 चैप्टर और ले लिए, जैसे मानव स्वास्थ्य और रोग है। ये चैप्टर है, ये 6 मार्क्स का है और सरल भी है। क्यों सरल है, क्यों मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बचाव के कौन से कारण हैं, वही है। और यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का आएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, वेरी मोस्ट है। और जो खीस है ना, नवदुग्ध, यानी जब गाय भैंस बकरियां पहली बार जब जाती है तो उस खीस होता है, उसको पहला जो दूध होता है, कहने का मतलब उसको खीस कहते हैं। तो इसका ये जो है IgA वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न की जाती है, एंटीबॉडी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल है, इनमें कोई विशेष जोर देने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, वही रोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं और वही चीजें हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, चाहे मानव में हो, चाहे जानवरों में हो, जो चाहे पशु पक्षियों में हो। जैसे टिटनस रोग के कारक बताने, निबंधात्मक प्रश्न भी आएगा ना यहाँ से। टिटनस रोग के जो रोग कारक का नाम लिखना और इस रोग का लक्षण भी बताना है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की टिटनस हो गई, बचाव के क्या उपाय करें। दूसरा इसमें है कि किशोरों में अल्कोहल ड्रग्स के कुप्रभावों को रोकने के कोई 4 सुझाव दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। और टिटनस और अल्कोहल जो कि आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को समझाइए। या आप जैसे युवाओं के जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे प्रतिजन हर प्रतिरक्षी है, इसमें क्या अंतर होता है। प्रतिजन क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, ये बाहर से शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, प्रतिरक्षी शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। और फिर प्रतिजन ये रोग उत्पन्न करते हैं और प्रतिरक्षी रोग से बचाते हैं। प्रतिजन है ये जो रक्षी है उनका निर्माण को प्रेरित करते हैं, ये प्रतिजनों को नष्ट करते हैं और बॉडी की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। ये अंतर होता है इसमें। तो 3 ही पॉइंट है, बहुत सरल है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, ये कौन से जीव होते हैं जो मानव के कल्याण में सहायक होते हैं, तो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना। वो किस प्रकार से मानव की सुरक्षा करते हैं, तो सूक्ष्म जीवी जिनको कहते हैं माइक्रोबेज, तो मानव कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे घरेलू उत्पाद हो गया, दही पनीर, तो आपने देखा ही है। औद्योगिक उत्पाद हो गए, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, शराब एंजाइम हो गए। कृषि में जैव उर्वरक होगा, कीट नियंत्रक पदार्थ होगा, पर्यावरण संरक्षण में होगा, जहाँ वाइट मेल होगा, बायोगैस होगी, ये हो गए। तो लैक्टोबैलिसिस हुआ, जहाँ दूध हूँ दही बने। इष्ट जैसे ब्रेड शराब होता है। पेनिसिलिन जै को कवक एंटीबायोटिक्स होगो। तो इस ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव है। इसी का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे हम। जैसे पहला प्रश्न क्या है, और इस यहाँ से देखो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, बाकी प्रश्न तो छोटे आने वाले ही है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से कोई नहीं आएगा। पहला है, धान की खेती में एंजोला के साथ सहचर्य बनाने वाला नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है, वो कौन सा है, एनाबिना है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? प्रतिजैविक। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट है। एंड एसिटिक एसिड, और इनके आंसर दिए हुए हैं, बिना आंसर एक भी प्रश्न नहीं है। ये इनके आंसर दिए हुए हैं, इनको अच्छे से याद कर लें आप। ये जो आंसर दिए हुए हैं रिक्त स्थान के, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान आपको दे दिए। कहीं बाहर आपको इधर उधर नहीं घूमना। और इस पीडीएफ का अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने 5 या 6 बार रिवीजन कर लिया, वैसे तो आपके दिमाग पे डिपेंड है, आपको हो सके 3 बार में याद हो जाए, 2 बार में भी हो सकता है, लेकिन एक ही बार में हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार करें और फिर देखें। परीक्षा जिस दिन होगी ना, उस दिन आपको पेज वाइज आपको बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया। फिर आप ये नहीं पूछोगे कि इसमें से कितना % आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा। जैव उर्वरक का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी मोस्ट है कि जैव उर्वरक होते हैं ना रासायनिक पदार्थ, उनमें सूक्ष्म जीवी किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु है, ये किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। बायोगैस है, गोबर गैस जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से बनती है। तो ये तो बहुत ही सरल है। एक कुआं टाइप खड्डा होता है और उसमें इस प्रकार से ये गैस बनती है जिसमें गोबर डाला जाता है। तो इसकी निर्माण की विधि, नामांकित चित्र बनाना है तो 2 बार बना के सीख लेंगे तो आराम से परीक्षा में बना के आ भी जाएंगे आप। किण्वन पेय पदार्थ है, किण्वन जिसको ईस्ट कहते हैं ना, वो किस प्रकार से बनता है तो कोई मुश्किल नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, वो किस प्रकार से काम करती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। इसमें से कोई प्रश्न आपके सामने निबंधात्मक नहीं है, सिर्फ 1.5 मार्क्स से ऊपर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सभी प्रश्न छोटे होंगे लेकिन वेरी मोस्ट होंगे। जैसे प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंजाइम है वो कौन सा है, अच्छे से याद कर ले। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं यानी जैव बायोटेक्नोलॉजी, उसके नियम क्या हैं। बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से आरएनए डीएनए अपनी भूमिका निभाते हैं, इनकी खोज किसने की, इनके वैज्ञानिक नाम हैं वो क्या हैं, तो उससे संबंधित ही प्रश्न है। जैसे ये है, वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका तक पहुंचाने वाला अणु कौन सा होता है। अणु है वो है वाहक। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाहक डीएनए का नाम अच्छे से याद कर ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों को अच्छे से भर के याद करें और रिक्त स्थानों के आंसर हैं वो दिए हुए हैं, बिना आंसर के ये नहीं है पीडीएफ। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की विद आंसर आपकी पीडीएफ है। तो इसमें आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना। प्लाज्मिड क्या है, 2 प्रतिबंधित न्यूरोलॉजी एंजाइम है ना, उनके नाम बताने। जैसे डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त द्विकुंडली संरचना वाला अतिरिक्त डीएनए होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं और आप इनको अच्छे से याद करेंगे। जैसे निम्न में से केवल नामांकित चित्र बनाना है और इनका नामांकित चित्र बना के आपको मार्क्स लेने, सिर्फ चित्र बनाना है इनका। देख रहे हो आप, तो इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। पुनर्योजन, पुनर्योजन डीएनए किसे कहते हैं और परपोषी कोशिकाओं में जो डीएनए प्रवेश करवाए जाते हैं, सूक्ष्म अंतर्वेक्षण जीन गणन का वर्णन कीजिए। तो ये भी सरल है, मुश्किल नहीं है। डीएनए आरएनए पर ही लगभग अपना ये पूरी बुक है। कितनी बार हमने डीएनए आरएनए को पढ़ा है,
कितना बड़ा रोल है हमारे मानव शरीर में। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रयोग क्या है, 4 मार्क्स का आएगा इसमें से। और कोई भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, 1.5 मार्क्स से ऊपर का प्रश्न नहीं आएगा, सब छोटे ही प्रश्न आएंगे। बीटा एक जीव विष है, इसका नाम आपको अच्छे से याद करना है, वेरी मोस्ट है। मक्का छेदक है, ये किसको नियंत्रित करती है? ये वो प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट हैं और इनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपके लिए तैयार किए गए। आरएनए अंतरक्षेप कौन सी क्रिया रोकी जाती है? ट्रांसलेशन रोकी जाती है, वेरी मोस्ट है। जीव विष, जीन द्वारा कुटपद यानी कोडित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्राइजीन। तो ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं, ये अच्छे से याद कर लें, और कुछ कॉन्सेप्ट बेस भी हैं, उनको भी याद कर लें। मधुमेह रोगियों में इंसुलिन के बारे में बताया गया है। जीन चिकित्सा क्या है, इस क्रिया का उपयोग बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन चिकित्सा क्या होती है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की सहायता से जीव में उपस्थित निष्क्रिय जीन को हटाकर उसके स्थान पर सक्रिय जीन को स्थापित किया जाता है, तो उसे जीन चिकित्सा कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका उपयोग सर्वप्रथम 1990 में 4 वर्षीय बालिका में एडिनोसिन, और इसका प्रयोग किया गया था न्यूनता रोग के उपचार में, बीटी द्वारा उत्पन्न। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी प्रयोग है ना, वो है। आरएनए क्या है ये बताना है। तो किस प्रकार से मानव में इसका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, कहने का मतलब जीव और उसकी समष्टियां, 11 का चैप्टर है, और ये चैप्टर है ये 4 ही मार्क्स का है, ज़्यादा का नहीं है, और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ से कोई भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं होगा, बड़ा थोड़ा बहुत ही प्रश्न है जो 1.5 मार्क्स वाला है, तो यानी थोड़ा सा बड़ा ही उत्तर देना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर का यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दे दिए आपको, इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, बस यहीं से आने वाले हैं सारे प्रश्न। नेक्स्ट है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम होता है ना, तो पारितंत्र वाला चैप्टर है, ये तो इतना सरल है और 5 नंबर का आएगा। यहाँ से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला, हाँ एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न, पारितंत्र। पारितंत्र जैसे ऑर्गेनिज्म होता है ना, जीव का, पारिस्थितिकी तंत्र के जीव है, वो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, प्रजनन भी करता है और वातावरण के अनुकूल ढलता भी है। जैसे इसमें पेड़ पौधे भी हो गए, जीवाणु भी हो गया और जीव भी हो गए। तो एक प्रजाति के जीव एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जो साथ रहते हैं, एक प्रकार का इकोसिस्टम बनाते हैं। और इसमें से मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है वो बताना है। तो जैव जल जीवशाला किसानों के मित्र के रूप में संबंधित किया जाता है। केंचुए को, केंचुआ खाद बनाता है और किसान का मित्र होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला भी इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम। एक दिशीय होती है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, और 10% ही ऊर्जा काम आती है, बाकी ऊर्जा 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो खाद्य श्रृंखला से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम से संबंधित, इकोसिस्टम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिभाषा किसने दी है? शब्द है, ये किसने दिया है? तो ये दिया है एजी टेंसले ने। और इसमें कितने % ऊर्जा है? 90% ऊर्जा। पोषण स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? 90% हो जाता है, 10% आगे ट्रांसफर होता है। ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ किस में पाए जाते हैं? खाद्य जाल में। खाद्य जाल तो हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना सरल पाठ है।
और आएगा कितने मार्क्स का? अभी देखा है ना मैंने, 5 नंबर। तो खाद्य जाल में भी हम 5 नंबर छोड़ेंगे तो फिर तो पड़ गई पार। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कोई 3 अंतर बता नहीं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला जीव का वह क्रम है जिसमें समुदाय केवल एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती है। और खाद्य श्रृंखला में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला में, और खाद्य जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए कई पथों से होकर गुजरता है। और खाद्य श्रृंखला में इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, खाद्य जाल में जीवों की संख्या असीमित यानी अधिक होती है। अपघटन किसे कहते हैं? ये भी बहुत सरल है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपघटित जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्व जैसे CO2 जल और पोषक पदार्थों में खंडित करने में सहायता करते हैं ना। अपघटन का मतलब तोड़ देते हैं। जैसे कोई जीव मरा, जैसे अपन समझ लेते हैं कोई जीव मर गया, जैसे गाय भैंस बकरी मर गई, फिर वो थोड़े दिन बाद ही वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। तो वो कैसे, देखो छोटे छोटे उसमें टूट जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। तो इसको कहते हैं अपघटन। तो इनमें किस प्रकार से जीवाणु ये रोल अदा करते हैं। हुमस किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से काम करती है। हुमस में जीवाणु कौन से काम करते हैं? खाद्य श्रृंखला, ये अच्छे से याद करनी है। खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए और ये कितने प्रकार की होती है तो अच्छे से याद कर ले, बहुत ही सरल है। इसमें चरण देख लें। जैसे घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डा को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। जलीय खाद्य श्रृंखला में जैसे पादप पलवक होते हैं, उनको प्राणी पलवक ने खा लिया, फिर छोटी मछलियों ने खा लिया। तो इस प्रकार से बनते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का कैसे ट्रांसफर होता है? यानी 90% ऊर्जा काम आ जाती है, 10% आगे चली जाती है। तो उसको समझाना है आरेखी चित्र बनाकर। तो ये इस प्रकार से आपको आरेखी चित्र बनाना है ऊर्जा प्रवाह का। ये ऊर्जा प्रवाह का चित्र है। इसमें आप हरे पादप क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लेवल बता दे। पादप होते हैं, उत्पादक होते हैं। प्राथमिक जो भी हैं वो उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक होते हैं ये भी उपभोक्ता होते हैं, और तीसरे होते हैं ये भी उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधे खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके। तो ये उत्पादक होते हैं। फिर इस प्रकार से इनका उदाहरण दे दे। तो खाद्य श्रृंखला तो बहुत सरल है, आप 10वीं क्लास से सीखते आ रहे हो। और इसका पिरामिड इस प्रकार से बना दे, देखो कितना सरल है। जलीय पारितंत्र में इस प्रकार से बना दे, जैव भार उल्टा पिरामिड। एक वृक्ष पारितंत्र के जैव भार का पिरामिड इस प्रकार से बना दे। तो ये अभ्यास करने से बहुत आसान है। इन तीनों को अच्छे से सीख ले आप। तो इनके आधार पे अगर कोई छोटा प्रश्न आएगा तो भी आप कर देंगे, बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो भी कर देंगे। 1.5 मार्क्स से ऊपर का ही इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। उत्पादक किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो उत्पादक मैंने बता ही दिया, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक है। मनुष्य खुद भी उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। और ये सीख ले अच्छे से। पिरामिड सीधे ही क्यों बनते हैं हमेशा? कौन से पिरामिड है ये जो सीधे ही बनते हैं? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिरामिड वाला। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, सचित्र समझाइए। इसको अच्छे से आप सीख लें। 10% ऊर्जा है वो आगे ट्रांसफर होती है, 90% ऊर्जा काम आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट का जो चैप्टर है वो है जैव विविधता और संरक्षण, जीवों की विविधता। जीव कई प्रकार के होते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क्स का है और यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आने वाला, सब छोटे प्रश्न आएंगे।
और थोड़ा सा बड़ा आएगा वो 1.5 मार्क्स वाला आएगा। सब स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? तो वह संरक्षण जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित किया जाता है, उसे सब स्थानीय संरक्षण कहते हैं। वेरी मोस्ट है, जहां जीव जंतु है ना उसी स्थान पर उसका संरक्षण करने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है, उसे कहते हैं सब स्थानीय, यानी उसी के खुद के स्थान पर। अगर उसको दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो वहां सेट ही नहीं हो पाएगा और वो विलुप्त हो जाएगा। सह विलुप्तता किसे कहते हैं? एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु और पादप जातियों में अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है, तो वो होती है सह विलुप्तता। ये एक जीव विलुप्त हो गया तो उस पर जो आधारित था दूसरा जीव वो भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके तो खाने का सामान ही नहीं बचेगा, उसके जीने का आधार नहीं बचेगा। कहने का मतलब कि मनुष्य है, उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो मनुष्य अनाज पर निर्भर, तो मनुष्य खत्म हो गया ना, ऐसे जीव भी हो जाते हैं। जैव विविधता और इसके हॉट सपोर्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हॉट सपोर्ट कौन से होते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, वेरी मोस्ट। अमेजन वृक्ष है ना, वो पृथ्वी के फेफड़ा कहलाते हैं। नहीं, वहां बहुत ज्यादा वृक्ष है और वहां जीव विविधता भी बहुत है। IUCN का विस्तार बताइए, इसका पूरा नाम। कहने का मतलब ये जीवों के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर की UNO की संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। विश्व में न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों पर, यानी जहाँ बर्फ है, तो वहां तो होगी नहीं। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? सब स्थानीय हमने देख लिया। बाह्य सब स्थानीय आप अच्छे से याद कर लें। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से होते हैं? तो वो क्षेत्र हैं जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, उन्हें उच्च स्थानिकता पाई जाती है, तो उसे हॉट सपोर्ट, यानी हॉट मतलब वहां खूब जैव विविधता हो। तो ये अच्छे से याद कर लें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जैव संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? पवित्र उपमान कौन से होते हैं? जैव विविधता में पारितंत्र का महत्व क्या होता है? सब स्थानीय और बाह्य स्थानीय, इसकी एक टेबल याद कर लें अच्छे से। सब स्थानीय कौन सा हो गया और बाह्य स्थानीय कौन सा हो गया? सब स्थानीय में जीवों को संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है, इसलिए उसको सब स्थानीय कहते हैं। जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाता है, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गए। उदाहरण देख लें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया, जैव मंडल बना दिया, तो ये हो गया सब स्थानीय का उदाहरण। और अगर जंतु उद्यान बना दिया, वनस्पतिक उद्यान बना दिया, जीन बैंक बना दिया या निम्न ताप परिरक्षण बना दिया, तो ये उदाहरण है बाह्य स्थानीय संरक्षण का। तो इसको अच्छे से याद करें। छोटा प्रश्न आ जाएगा तो भी कर लें, बड़े प्रश्न आ जाएं तो भी कर लें। नेक्स्ट अपना कंटेंट होगा प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर आप हल कर लें। और बहुत जल्दी इस मॉडल पेपर को हम करने वाले हैं। 2 मॉडल पेपर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।